स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग मैनिया में। हम लोगों ने अभी तक ब्लड, उसके डिफरेंट पार्ट्स और आरबीसी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कि हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन सब के बारे में डिटेल से। लिम्फोसाइट्स के जो पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लाज्मा सेल्स के बारे में, मेमोरी बी सेल्स के बारे में, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में होने वाला है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया, ये क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। और लास्टली हम लोग देखेंगे प्लेटलेट के बारे में, जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक हम लोग लास्ट में भी अलग एक चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ बनाएंगे, तो आप ये सब बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। डेफिनेटली आप उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस कर पाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो होगी वो पहले के प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो डेफिनेटली ये चैप्टर अगर आप ध्यान से सुनेंगे और इसके प्रीवियस चैप्टर भी अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ब्लड जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ब्लड सेल्स जो होता है वो 45% होता है। अब ब्लड सेल्स को जो है हम लोग फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। आरबीसी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड सेल होता है। अभी हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में उनके केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी जो है ये लड़ता है, जो बीमारियां अटैक कर रही हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहे हैं हमारी बॉडी पे, उनसे ये लड़ता है और हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है डिजीज़ेस के अगेंस्ट। ठीक है, इनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे तो ये टोटल 5 होते हैं, बट इनको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ए ग्रैन्युलर और एक होता है ग्रैन्युलर और दूसरा होता है ए ग्रैन्युलर। तो जो ग्रैन्युलर होता है जो ग्रैन्युलर होता है उसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, यानी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं तो जिन जिन इसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, इनके साइटोप्लाज्म में कण पाए जाते हैं, इन डब्ल्यूबीसीज को जो है हम लोग ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, एक ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स वो होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो ग्रैन्यूल्स, जो कण पाए जाते हैं, वो होते क्या हैं, वो बेसिकली एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनको प्रोटीएज कहते हैं। मोस्टली प्रोटीएज ही पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो लिम्फोसाइट को भी हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टी लिम्फोसाइट क्या होता है। टी लिम्फोसाइट, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताना इम्पोर्टेंट है कि लिम्फोसाइट जो होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी का मोस्टली जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं बीमारी से, वो सबसे ज़्यादा उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो लिम्फोसाइट्स का होता है। ठीक है,
लिम्फोसाइट जो होते हैं केवल 1% लिम्फोसाइट जो होते हैं, सिर्फ ओनली 1% लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। बाकी सारे लिम्फोसाइट जो होते हैं 99% वो कहाँ पाए जाते हैं? 99% जो लिम्फोसाइट है वो पाए जाते हैं आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ठीक है, लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। इन सब जगहों पे पाए जाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है और ये सबसे पहले उससे लड़ लें। इसीलिए ये जो 99% है ये पाए जाते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ठीक है। अब जो है ये दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका जो फाइनल मैच्योरेशन होता है, जो वो मैच्योर होता है, जो वो फुली ग्रोन होता है, वो कहाँ होता है? उसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में। कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। इस वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। थाइमस ग्लैंड में होने की वजह से इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ये जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये जिस तरह की इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? सेल्यूलर इम्यूनिटी, ठीक है। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट जो है ये बेसिकली किसको अटैक करते हैं? ये बेसिकली अटैक करते हैं वायरसेस को, ठीक है, या इम्प्लांटेड ऑर्गन को। जैसे किसी वायरस ने अटैक किया तो हमारे जो टी लिम्फोसाइट है वो एक्टिव हो जाता है, वो उनसे फाइट करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। और जब कोई ऑर्गन इम्प्लांट होता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी पेशेंट को कुछ इम्प्लांट होता है, कोई ऑर्गन इम्प्लांट होता है, जैसे कि किडनी इम्प्लांट हुआ है या लिवर इम्प्लांट हुआ है, तो आप सुने होंगे कि पेशेंट की बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये एक्सेप्ट नहीं करना क्या होता है? बॉडी जो है उसको, जो हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का, वो उसको फॉरेन बॉडी समझ के उससे लड़ने लगता है, ठीक है। उसको वो सोचता है कि वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कोई फॉरेन बॉडी है जो हमारी बॉडी में घुसाई है, हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो वो उससे फाइट करने लगता है, वो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को स्टेरॉइड्स देते हैं कि उसको जो है उसकी गति को हम लोग थोड़ा थाम लें, उसको जो है हम लोग थोड़ा कंट्रोल करें, जो टी लिम्फोसाइट्स हमारे बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये सब काम करता है टी लिम्फोसाइट जो है। तो टी लिम्फोसाइट को हम लोग मेजर सोल्जर कहते हैं। लिम्फोसाइट को हम लोग जो है मेजर सोल्जर्स कहते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए लड़ने वाला सोल्जर, ठीक है, कोई भी बीमारी से। अब टी लिम्फोसाइट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा हेल्पर टी सेल्स, जिसको CD4 सेल्स कहते हैं। अब CD4 सेल्स जो होता है वो आप सुने होंगे HIV पेशेंट में जो है हम लोग ART कब स्टार्ट करते हैं, कब उसे कहते हैं कि अब ये एड्स पॉजिटिव, अब इसका ART स्टार्ट कराएं, जब CD4 काउंट जो है बिलो 200 होता है। जब CD4 काउंट 200 के नीचे हो जाता है तब हम लोग उसका ART ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे जो नॉर्मल CD4 की काउंट होती है, जो नॉर्मल उसकी वैल्यू होती है वो 500 से लेके 1500 तक होती है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, या जिसको CD8 सेल्स भी कहते हैं, CD8 टी सेल्स भी कहते हैं। जो CD8 टी सेल्स है इसको हम लोग किलर टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो इसका क्या काम होता है? जो CD8 सेल्स है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ये जो भी बॉडी पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है, ठीक है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और कैसे डिस्ट्रॉय करता है? क्योंकि इसमें होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, उनकी मदद से ये जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे अटैक करता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा हमारा आता है सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स। जो सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारे CD8 जो है
इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, इसको कमज़ोर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सप्रेसर लिम्फोसाइट। ये CD8 की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, उसको कमज़ोर करता है। ठीक है, लास्ट आता है मेमोरी टी लिम्फोसाइट। मेमोरी टी लिम्फोसाइट क्या होता है? अब जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उस पर किसी इन्फेक्शन ने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अटैक किया। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो बॉडी क्या करती है? उससे लड़ती है, और कैसे लड़ती है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। बहुत समय तक लड़ाई लड़ती होती है, लड़ाई चलती रहती है। इसके बाद क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो जीत जाती है। जब हमारी बॉडी जीत जाती है तब क्या होता है? तो ये जो मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो हमारे मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये याद रखते हैं इस इन्फेक्शन को कि नेक्स्ट टाइम अगर यही ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, नेक्स्ट टाइम अगर यही ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो आपकी बॉडी को पता है कि किस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है कि हम इसको हरा सकें, हम इसको हरा दें, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो मेमोरी टी लिम्फोसाइट का यही काम होता है। तो ये तो हो गया टी लिम्फोसाइट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है, पहले थोड़ा बहुत बी लिम्फोसाइट के बारे में जान लेते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है, इसका मैच्योरेशन जो होता है, एक सेकेंड, तो बी लिम्फोसाइट जो है, इसका मैच्योरेशन जो होता है, अगर वो हम फीटस पीरियड की बात करें, जब बच्चा एब्डोमेन के अंदर रहता है, हम फीटल पीरियड की बात करें, तो इसका मैच्योरेशन जो होता है वो लिवर में होता है। लेकिन जैसे ही बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ अगर हम बात करें, तो इसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होने की वजह से, बोन मैरो में होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट। ठीक है, उसका थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन हो रहा था तो उसको हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट। इसका मैच्योरेशन बोन मैरो में हो रहा है तो इसको हम लोग कह रहे हैं बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये जो इम्यूनिटी हमें हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो टी सेल्स जो हमें टी लिम्फोसाइट जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। ठीक है, और बी सेल्स जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग कह रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो होती क्या चीज़ है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो जो होती है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में अभी तक बनी हुई हैं, प्रेजेंट है, और जो भी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इनकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। या बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट जो होते हैं इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी बी सेल्स में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी टी सेल्स के बारे में। तो जैसे मेमोरी टी सेल्स जो है वो इन्फेक्शन को या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको याद रखती है, वैसे मेमोरी बी सेल्स भी जो होती हैं वो जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसकी मेमोरी रखती हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए, कि जब भी नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा उन्हें पता है कौन सा एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है। अब आ जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं उसमें हमारे इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसको एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं या आप चाहें तो इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है IgG, IgM, IgE, IgE एंड IgD। अब अगर हम बात करें तो ये जो सारे इम्यूनोग्लोबिन से या एंटीबॉडीज़ हैं, इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं IgG के बारे में।
तो IgG जो है जिसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, तो IgG जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है, सबसे ह्यूज अमाउंट में जो पाया जाता है 80% जो पाया जाता है वो हमारा IgG होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। IgG ही अकेला एक ऐसा एंटीबॉडी है या अकेला एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फीटस में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हमसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि मदर से फीटस में पहुंच सकता है, तो वो कौन सा है? वो हमारा IgG है। ये ये जो है हमारा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो क्रॉस करता है, तो वो हमारा IgG है। ठीक है, एंटीबॉडी D जो होता है, एंटीबॉडी D जो होता है वो भी जो होता है वो IgG ही होता है। ठीक है, IgG जो है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन शो करता है। जैसे हमारी बॉडी में लंबे समय से इन्फेक्शन है तो हमारे प्लाज्मा में IgG प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे IgM के बारे में। IgM क्या होता है? IgM जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो हमारे ब्लड में जो है वो आपके IgG मिलेगा। लेकिन अगर हमारे ब्लड में एक्यूट इन्फेक्शन है, अभी तुरंत कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर किया है, तो सबसे पहले हमारे प्लाज्मा में क्या सिक्रीट होता है? वो IgM सिक्रीट होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन में हमारा IgM बढ़ेगा, एक्यूट इन्फेक्शन में। ठीक है, IgM रेज्ड होगा या पाया जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B ये दोनों जो हैं IgM के एग्जाम्पल्स हैं। अब IgM से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, जैसे कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है? कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है? तो जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है वो IgM का होता है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का मतलब है 5 इम्यूनोग्लोबिन सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ इसका स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, 5 इम्यूनोग्लोबिन के सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ पूरा इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। तो किसका पाया जाता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? तो IgM का पाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है कि मिलेनियर्स मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? तो मिलेनियर्स मॉलिक्यूल भी IgM को कहते हैं। M से मिलेनियर्स, M से IgM। ठीक है, मिलेनियर्स मॉलिक्यूल कहने का रीज़न क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी हैवी मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए IgM को जो है मिलेनियर्स मॉलिक्यूल कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है IgA। IgA जो है हमारा, उससे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो ये है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? तो वो है IgA। ठीक है, IgA जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा स्वेट यानी पसीने में, आंसू में और सलाइवा में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा IgA के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं IgE के बारे में। IgE जो है वो हमारा एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी में पाया जाता है। जब हमें हमारी बॉडी में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है या किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, किसी चीज़ से हमारी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो हमारी बॉडी में, हमारे सीरम में IgE पाया जाएगा। अब नेक्स्ट है IgD जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। IgD के बारे में बस एक ही पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे कम मात्रा में, सबसे लेस अमाउंट में जो पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है वो IgD है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हमारे क्या क्या थे? न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं। हमारे 2 तरह के डाई होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है एसिडिक डाई, और एक होता है अल्कलाइन डाई जिसको बेसिक डाई भी कहते हैं। ठीक है,
तो जो एसिडिक डाई होता है उसका नाम होता है ईओसिन, और जो बेसिक डाई होता है उसका नाम होता है मेथिलीन ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईओसिनोफिल्स की बात करते हैं। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं उसको जब हम लोग एसिडिक डाई में देखते हैं तो वो रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रेन देता है। किस कलर का स्ट्रेन देता है? रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रेन देता है। तो वो एसिडिक डाई कौन सा? ईओसिन। तो जब हम ईओसिनोफिल को ईओसिन में देखते हैं तो वो रेड ऑरेंज कलर का स्ट्रेन देता है। ठीक है, ईओसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन को शो करता है। अभी हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो ईओसिनोफिल्स जो है एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ा हुआ पाया जाता है। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है उसको जो है हम लोग उसका मेथिलीन ब्लू डाई डाल करके उसका स्ट्रेन देखते हैं तो वो ब्लू कलर का स्ट्रेन देता है। बेसोफिल्स जो है हमारा वो मेथिलीन ब्लू में ब्लू कलर का स्ट्रेन देता है। ठीक है, ये देता है ऑरेंज कलर का, रेड ऑरेंज कलर का। अब बात आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स में जब हम लोग एसिडिक यानी कि ईओसिन और अल्कलाइन यानी कि मेथिलीन ब्लू दोनों को जब डालते हैं तो ये वॉयलेट कलर का स्ट्रेन देता है। ये जो वॉयलेट कलर का स्ट्रेन देता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? इसको लीशमान स्ट्रेन कहते हैं। लीशमान स्ट्रेन आपसे पूछा जा सकता है कि वो किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं लीशमान स्ट्रेन। तो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बॉडी को प्रोवाइड कराता है। मतलब सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शन हमारे ऊपर हमला किया तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? तो न्यूट्रोफिल से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स में, जिसके कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में हमें कण या ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं। तो वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में अभी हम लोग जान ही चुके हैं कि लिम्फोसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा बॉडी की जो डिफेंस प्रोवाइड करता है, जो सबसे ज़्यादा बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करता है, वो लिम्फोसाइट ही है। ठीक है, केवल 1% लिम्फोसाइट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, बाकी हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मोनोसाइट्स के बारे में। तो मोनोसाइट्स जो है उसका शेप जो होता है वो हॉर्स शू की तरह होता है। किसकी तरह होता है? हॉर्स शू की तरह। हॉर्स शू का मतलब होता है, ये है हॉर्स शू। हॉर्स शू का मतलब होता है काजू की तरह, आप कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हॉर्स शू की तरह इसका शेप होता है, इसका न्यूक्लियस होता है हॉर्स शू की तरह। ठीक है, ये जो है 24 घंटे तक ये जो है 24 घंटे तक ब्लड में रहता है। 24 घंटे तक ये ब्लड में रहता है। इसके बाद ये क्या होता है? ये टिश्यूज़ में चला जाता है। किस में चला जाता है? टिश्यूज़ में, यानी ऊतकों में। टिश्यूज़ में जाकर के ये क्या करता है? टिश्यूज़ में जाकर के ये अपना साइज़ बढ़ाता है, ये इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होकर के ये माइक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। माइक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब माइक्रोफेजेस क्या करेंगी? माइक्रोफेजेस जो होती हैं वो जो हैं हमारे कुछ जो माइक्रोफेजेस है वो हमारी फिक्स्ड माइक्रोफेजेस है। फिक्स्ड माइक्रोफेजेस का मतलब है कि वो जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की माइक्रोफेजेस होती है, वो वहाँ फिक्स रहती है, वो वहाँ से नहीं इधर उधर जाती है, वो उस ऑर्गन में रह करके, उस टिश्यूज़ में रह करके उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो उसमें एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो कूफर सेल जैसे लिवर की होती है माइक्रोफेजेस। अगर माइक्रोफेजेस ऑफ लिवर पर्टिकुलरली पूछा जाए तो वो कूफर सेल्स होती हैं जो कि लिवर सेल्स में पाई जाती हैं। लिवर के सेल्स में वो लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो ये उनके रक्षा के लिए उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये तो होती है फिक्स्ड माइक्रोफेजेस। कुछ होती है वैंडरिंग माइक्रोफेजेस। वो क्या होती है? वो ब्लड के थ्रू अलग अलग टिश्यूज़ में घूमती रहती हैं।
तो जो माइक्रोफेजेस अलग अलग टिश्यूज़ में घूमती रहती हैं उनको हम लोग कहते हैं वैंडरिंग माइक्रोफेजेस। अब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस। जो प्रोसेस फेगोसाइटोसिस होता है उसमें क्या होता है कि जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है और मार के उसको खा लिया जाता है। तो ये फेगोसाइटोसिस करता मतलब किसके थ्रू होता है, तो माइक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल करके, माइक्रोफेजेस जो है न्यूट्रोफिल्स के साथ मिल करके फेगोसाइटोसिस करती है। ठीक है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है और उसको फिर खा जाती है। तो ये तो हो गया हमारा मोनोसाइट्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया। ये क्या क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं, एक सेकेंड हम पेन ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि WBC जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 4000 to 11,000। ठीक है, ये एक WBC की नॉर्मल वैल्यू है। किसी भी पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि 4000 से 11,000 है, तो वो इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब अगर क्या हो कि अगर 11,000 से ज़्यादा आए, अगर 11,000 से ज़्यादा WBC काउंट हो, 18,000 हो, 20,000 हो या और ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे। तो ये कंडीशन जो 11,000 से ऊपर जा रहा है WBC काउंट, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर क्या हो जब हमारा WBC काउंट 4000 से भी कम हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब WBC काउंट हमारा 11,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रोफिल्स WBC काउंट जो हमारा 11,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि हमारे जो WBCs में है उसमें क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारे आते हैं। ये सब अलग अलग जब बढ़ते हैं तो ये अलग अलग कंडीशन शो करते हैं। जैसे किसी पेशेंट का जो WBC है या TLC है जो उसका 18,000 है या 20,000 है या 25,000 है, जो भी है, लेकिन उसका पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ है, बाकी सारी जो है वो ठीक है, बट न्यूट्रोफिल्स से बढ़ा हुआ है, तो तब क्या कंडीशन होगी। या उसका सब चीज़ ठीक है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ है, तो क्या कंडीशन होगी। तो ये हर एक जो चीज़ें हैं वो हर एक अलग अलग कंडीशन बताती है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स की जब संख्या बढ़ती है तो हम लोग कहते हैं एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या कहते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कोई भी बैक्टीरिया का अटैक होता है और जब फीवर आता है, हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन इओसिनोफिल्स बढ़ना। जब इओसिनोफिल्स बढ़ता है उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एलर्जी है। जब किसी भी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी होगी या हाइपर सेंसिटिविटी होगी, तो जब हम उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसका इओसिनोफिल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इओसिनोफिल क्या दिखाता है, एलर्जी शो करता है। तीसरा आ जाता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का बढ़ना थोड़ा खतरनाक कंडीशन है। बेसोफिल्स का जो बढ़ना, बेसोफिल्स जो बढ़ता है वो हमारा ल्यूकीमिया या कैंसर में जैसी कंडीशन में बढ़ता है। ठीक है, ल्यूकीमिया या कैंसर जैसे कंडीशन में बेसोफिल्स बढ़ता है। तीसरा है हमारा, चौथा है सॉरी, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कब बढ़ता है, तो फंगल या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में, जनरली फंगल या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, इनमें हमारा मोनोसाइट्स बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो हमारा वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है। इसके अलावा क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है। अभी हम लोग पढ़े थे न्यूट्रोफिल्स जो है हमारा एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ता है, लेकिन अगर वही इन्फेक्शन क्रॉनिक लंबे समय तक टिका हुआ है तो हमारा लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलेगा ब्लड सैंपल में। ठीक है, ये हो गया ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ल्यूकोपीनिया के बारे में। तो ल्यूकोपीनिया जो है, इसके बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं कि 4000 से जब कम रहेगा हमारा WBC काउंट, तो हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है,
बहुत सारे रीज़न हैं ल्यूकोपीनिया। अब आप सोचेंगे किस वजह से हमारा WBC काउंट इतना कम जा रहा है। WBC काउंट ज़्यादा होने का तो हम लोग समझ गए हैं कि इन्फेक्शन हो गया, वायरल फंगल कोई भी इन्फेक्शन होने से हमारा ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है। लेकिन ल्यूकोपीनिया किस वजह से होता है? तो ल्यूकोपीनिया होने का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है रेडिएशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कीमोथेरेपी, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड और सिरोसिस ऑफ लिवर। ये सारे कंडीशन जो हैं इन सब में WBC काउंट आपका नॉर्मल से कम दिख सकता है। ठीक, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया ल्यूकोसाइटोसिस में और ल्यूकोपीनिया में। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। ये किसको कहते हैं? तो प्लेटलेट जो है, सबसे पहले तो मेगा कैरियोसाइट्स जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो फ्रेगमेंट्स में टूट करके प्लेटलेट्स बनाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, तो पहले तो ये हो गया कि मेगा कैरियोसाइट्स जो है वो टूट करके प्लेटलेट बनाती है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, जैसा कि RBC नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, डिस्क शेप होता है, डिस्क के शेप का होता है जैसा कि RBC था। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। जहाँ हम लोग पढ़े थे कि RBC का लाइफ स्पैन जो है 128 डेज़ होता है, इसका लाइफ स्पैन जो है 5 to 9 डेज़ होता है। इसीलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब जिस कंडीशन में हमारा प्लेटलेट काउंट कम होता है उसमें हमें जल्दी जल्दी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। डेड प्लेटलेट्स जो हैं, जो हमारी डेड प्लेटलेट्स जो हैं वो लिवर और स्प्लीन की माइक्रोफेजेस के द्वारा रिमूव होती है। उसको लिवर और स्प्लीन की जो माइक्रोफेजेस हैं उसको ख़त्म करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। प्लेटलेट की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, इसको आप 3A से याद रख सकते हैं। ये 3A क्या है? तो एडेसिवनेस, एग्रीगेशन और एग्लूटिनेशन। एडेसिवनेस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन, ये तीनों जो हैं प्रॉपर्टीज़, ये मिल करके क्या करती हैं? प्लेटलेट को मदद करती हैं कि वो खून को बहने से, ब्लड लॉस होने से रोके। जो हमारी डैमेज ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे वो क्या करती है? प्लेटलेट प्लग बना देती हैं। इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से वहाँ पे क्या करती है? प्लेटलेट प्लग बना देती हैं, जिससे कि खून बहने से रुक जाता है। अब क्या होगा अगर प्लेटलेट काउंट हमारा जो है ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया? अगर प्लेटलेट काउंट हमारा काफ़ी कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो अब आप खुद सोचिए, प्लेटलेट जो है हमारा कर क्या रहा है? वो एक, जैसे ये इंजर्ड हमारा ब्लड वेसल्स है तो यहाँ से ब्लड हमारा बह रहा है, तो ये क्या करता है? यहाँ पे प्लग बना देता है कि ब्लड बह ना पाए। अब अगर क्या होगा कि हमारा प्लेटलेट काउंट कम है, यहाँ से ब्लड बह रहा है, यहाँ पे ये प्लग नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा? उस केस में हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। अब एक दूसरी कंडीशन इसी से मिलती जुलती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या है कंडीशन? थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ जाता है। अब प्लेटलेट काउंट बढ़ने से क्या होगा? प्लेटलेट काउंट घट गया तो ये तो बहुत सिंपल है, प्लेटलेट काउंट घट गया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। अब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा हो गया, प्लेटलेट की जो है बॉडी में मतलब ब्लड में जो है अमाउंट उसका बढ़ गया, घनत्व अगर प्लेटलेट का बढ़ गया तो क्या होगा? तो प्लेटलेट ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है? ब्लड में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ब्लड के अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं। तो कहते हैं ना, किसी चीज़ की ज़्यादा भी अच्छी नहीं, उसकी कमी भी अच्छी नहीं। तो प्लेटलेट नॉर्मल रहे तो ही अच्छा है, कम रहेगी तो ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा रहेगा तो थ्रोम्बस बना देगा। ठीक है,
तो ये तो हुआ कंप्लीट इस चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने इस चैप्टर में WBC के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स पढ़े, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। और लास्टली अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। इसमें हम लोगों ने देखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता क्या है और थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है। एक में ब्लीडिंग होती है, एक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था आज का चैप्टर, ये ब्लड से रिलेटेड चैप्टर था। अब ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।